अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4। मैं हूं सबा, आपकी साइंस टीचर, और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं आपकी बुक के चैप्टर नंबर 8 को, जो कि है फोर्सेस, टूल्स एंड मशीन्स। सो फार हम चैप्टर नंबर 8 में बात कर चुके हैं ग्रेविटी के बारे में और बुओयंसी के बारे में। आज हम उससे एक स्टेप फर्दर जा रहे हैं और बात कर रहे हैं फ्रिक्शन के बारे में एंड एयर रेजिस्टेंस के बारे में। तो आइए बोर्ड पर चलकर देखते हैं कि ये दोनों चीजें क्या होती हैं। टुडे वी विल बिगिनिंग आवर लेसन अबाउट फ्रिक्शन। हम पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। Friction is a force that slows down or stops objects that are sliding past each other. तो बेसिकली आपने फ्रिक्शन अपनी लाइफ में इंक्रीज बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की होगी, बट हाउएवर यू माइट नॉट बी एबल टू रिकग्नाइज इट कि वो होती क्या है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फ्रिक्शन बेसिकली क्या चीज़ होती है। फ्रिक्शन होती है जब कोई से दो ऑब्जेक्ट्स आपस में रगड़ खाते हैं, एक दूसरे के साथ इन कॉन्टैक्ट आते हैं, तो उनके दरमियान एक फोर्स प्ले करती है, और वो फोर्स कौन सी होती है? वो फ्रिक्शन होती है। और फिर फ्रिक्शन का रोल ये होता है कि वो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को स्लो डाउन या स्टॉप कर देती है। तो अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ इन टच आ रहे हैं और उसकी वजह से स्लो डाउन हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो उसके दरमियान कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? वो फ्रिक्शन की फोर्स एक्ट कर रही है। आए फ्रिक्शन की एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल यहाँ पर उन्हें दी हुई है ब्रेक पैड्स की। तो आप सबने कभी ना कभी बाइसिकल राइड की होगी। बाइसिकल में होते हैं ब्रेक्स, राइट? तो आप उन ब्रेक्स को प्रेस करते हो और आपकी बाइसिकल स्टॉप कर जाती है। वो किस तरह से होता है? आखिर बाइसिकल की ब्रेक को प्रेस करने से ऐसा क्या होता है कि बाइसिकल जो है पहले स्लो डाउन करती है फिर वो रुक जाती है? तो बेसिकली होता ये है कि आप जब बाइसिकल की ब्रेक को प्रेस करते हो तो उसके ब्रेक पैड जो है वो साइकिल के टायर के रिम के साथ इन कांटेक्ट आते हैं, और उसकी वजह से साइकिल के टायर का जो रिम होता है और जो आपकी ब्रेक पैड होती है, उन दोनों के दरमियान फ्रिक्शन पैदा होती है। उसके पैदा होने की वजह से फिर साइकिल जो है वो स्लो डाउन करती है और फिर स्टॉप कर जाती है। तो बेसिकली जो फ्रिक्शन है साइकिल के टायर के रिम के दरमियान और आपके ब्रेक पैड के दरमियान, उसी की वजह से आपकी साइकिल रुक रही है एंड इट इज कमिंग टू अ हॉल्ट। दूसरी एग्जांपल क्या है? क्रिकेट बॉल की। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आप ग्राउंड पे अपनी बॉल को फेंकते हो तो काफी देर तक वो उसके ऊपर रोल होती रहती है, ड्रैग होती रहती है, और उसके बाद वो जाके रुक जाती है। तो ऐसा क्या होता है कि आपकी बॉल जो है वो ग्राउंड के ऊपर जा रही है, स्लो डाउन कर रही है और फिर रुक रही है। उसकी भी यही वजह है कि बॉल और ग्राउंड के दरमियान फ्रिक्शन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट होते हैं, दोनों का एक दूसरे के साथ राब्ता हो रहा होता है, जिसकी वजह से उनके दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स पैदा होती है, जो कि कोई से दो ऑब्जेक्ट जो आपस में स्लाइड कर रहे हों उनके दरमियान पैदा होती है। और जैसे ही फ्रिक्शन पैदा होती है उसके बाद क्या होता है कि फ्रिक्शन का काम ही होता है कि वो उस ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कर दे या उसको स्टॉप कर दे। तो पहले क्योंकि फ्रिक्शन थोड़ी कम होती है, बॉल स्लो डाउन कर जाती है, लेकिन जब फ्रिक्शन की फोर्स ज्यादा हो जाती है तो फिर क्या होता है? फिर आपकी बॉल बिल्कुल स्टॉप कर जाती है। आगे देखते हैं। रफ और बम्पी सर्फेसेज हैव मोर फ्रिक्शन देन स्मूथ और ग्रीजी सर्फेसेज। ये काफी कॉमन सेंस की बात है कि जो आपकी कोई रफ सर्फेस होती है, जैसे कि आपकी रोड या फिर कोई रॉकी सी सर्फेस, वो ज्यादा फ्रिक्शन शो करती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ज्यादा टेरेन होता है, ज्यादा रफ सर्फेस होती है। उसके साथ जब कोई ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आता है तो वो ज्यादा रफ एक्सपीरियंस करता है उसके साथ कांटेक्ट को, एंड दैट इज व्हाई योर ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस मोर फ्रिक्शन। हाउएवर जब आप किसी स्मूथ सर्फेस के साथ इन कांटेक्ट लाते हो किसी ऑब्जेक्ट को, तो फिर उसके ऊपर फ्रिक्शन कम एक्ट करती है। तो यहाँ का बेसिक कोर आइडिया यही है कि रफ सर्फेसेस जो है वो ज्यादा फ्रिक्शन जो है उसको इंस्टिल करते हैं इन कंपैरिजन टू स्मूथ सर्फेसेस। इसकी भी एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं। मार्बल अलॉन्ग ग्लास। अगर आप कहीं पे ग्लास देखो और उसके ऊपर एक मार्बल को फेंको तो आप देखोगे कि मार्बल बहुत आराम से स्लाइड करता हुआ जा रहा है और उतनी जल्दी ना रुक रहा है, ना ही स्टॉप कर रहा है, ना स्लो डाउन कर रहा है। हाउएवर बॉल अलॉन्ग वुडन लॉग। अगर आप कोई बॉल लेते हो और उसको वुडन लॉग के ऊपर से गुजारते हो तो फिर क्या होता है? वुडन लॉग क्योंकि एक लकड़ी का पीस है जो कि काफी रफ है इन सरफेस, तो वो ज्यादा फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करेगा और आपका बॉल जल्दी रुक जाएगा और जल्दी स्लो डाउन कर जाएगा। सो इन दिस मैनर यू कैन डिफरेंशिएट कि जो रफ सर्फेसेस हैं वो क्या है? वो ज्यादा फ्रिक्शन इंस्टॉल करती हैं, और जो स्मूथ सर्फेसेस हैं वो कम फ्रिक्शन इंस्टॉल करती हैं। आगे हम कह रहे हैं कि फ्रिक्शन ओनली एक्ट्स ऑन सॉलिड्स। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बार बार आपसे पूछा भी जाएगा कि फ्रिक्शन जो है वो हर स्टेट ऑफ मैटर पे एक्ट करती हैं। पहले तो जरूरी ये है कि क्या आपको याद है स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर में आ जाते हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, और उन तीनों के पार्टिकल्स जो होते हैं डिफरेंटली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, तो फिर उन पे डिफरेंट तरह से फोर्सेस एक्ट करती हैं। जैसे कि फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो सॉलिड पे तो एक्ट करती है, क्योंकि बॉल, ग्राउंड, ये सब चीजें सॉलिड्स हैं। जब ये सॉलिड्स एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट आते हैं तो ये फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करते हैं। हाउएवर लिक्विड्स में उस तरह से फ्रिक्शन नहीं होती, ना ही गैसेस में होती है। तो फिर गैसेस और लिक्विड्स में कौन सी फोर्स एक्ट करती है? अभी हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उस फोर्स का नाम होता है रेजिस्टेंस, एंड दैट इज डिफरेंट। आए आगे चल के देखते हैं कि अब ये कौन सी फोर्सेस हैं। अब हम बात करने वाले हैं एयर रेजिस्टेंस के बारे में। क्यों? क्योंकि अभी हमने डिस्कस क्या किया? हमने डिस्कस किया कि फ्रिक्शन जो होती है वो सिर्फ सॉलिड्स पे एक्ट करती है, और गैसेस और लिक्विड जो है उन पे डिफरेंट फोर्स एक्ट करती है, उनको स्लो डाउन करने के लिए या स्टॉप करने के लिए। तो गैसेस के केस में वो क्या होगी? वो होगी एयर रेजिस्टेंस, और वाटर के केस में, लिक्विड्स के केस में वो वाटर रेजिस्टेंस होगी। आए हम एयर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं।
अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन इन विच एयर स्लोज डाउन एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या हो रहा है कि बजाय इसके कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इन कॉन्टैक्ट आए, एक ऑब्जेक्ट एयर के साथ इन कॉन्टैक्ट आता है और एयर उसको स्लो डाउन कर देती है। एग्जाम्पल्स, वॉकिंग विद विंड कमिंग टूवर्ड्स यू, अ फॉलिंग पैराशूट। हम इन दोनों एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। सो वी वुड से कि आप क्या कह रहे हो कि आप कह रहे हो कि जब आप किसी हवा में चलते हुए जाते हो, राइट, अगर विंड आपके डायरेक्शन में आ रही है व्हेन इट्स कमिंग टूवर्ड्स यू और आप उसकी तरफ वॉक कर रहे हो, तो आपके लिए वॉक करना कितना मुश्किल होता है, स्पेशली तेज हवा में। इट बिकम्स हार्डर एज द विंड इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि विंड जो है वो आपकी तरफ रेजिस्टेंस को भेज रही है, आपके ऊपर फिर एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही होती है। तो आप फोर्स लगा रहे होते हो आगे जाने के लिए, लेकिन साथ एयर रेजिस्टेंस फोर्स कर रही होती है आपको पीछे जाने के लिए, जिसकी वजह से आपकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। आपके लिए तेज हवा में अगर वो आपकी तरफ आ रही हो तो चलना मुश्किल होता है। हाउएवर, अगर आपके पीछे से विंड आ रही हो, राइट, आपके पीछे से उसका डायरेक्शन इस तरफ हो और आपके सामने से ना आ रही हो, तो फिर वो आपको हेल्प करती है और आप ज्यादा आसानी से आगे की तरफ बढ़ सकते हो, फिर वो आपके प्रोसेस को हिंडर नहीं करती। तो इसकी यही वजह होती है कि एयर रेजिस्टेंस इस वक्त आप पे एक्ट कर रही होती है, क्योंकि एयर जब किसी ऑब्जेक्ट के साथ इन कॉन्टैक्ट आती है ऑपोजिट डायरेक्शन से, तो वो उस पर एयर रेजिस्टेंस इंप्लाई करती है। दूसरी एग्जांपल हम कह रहे थे अ फॉलिंग पैराशूट की। तो पैराशूट जब आसमान से गिरता है तो यही होता है कि पहले वो तेजी से गिर रहा होता है, फिर उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे आने तक स्लो डाउन कर जाता है और इवेंचुअली बिल्कुल नीचे आके रुक जाता है। इसी वजह से लोग उसको यूज करते हैं ऊपर से जंप करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो नीचे स्मैश करके फौरन नहीं गिरेगा, वो स्लो डाउन कर जाएगा। उसका बलून जब खुलेगा तो उसके बाद एयर रेजिस्टेंस उस पर एक्ट करेगी और फिर एयर रेजिस्टेंस उस बलून को स्लो करते हुए आपके पूरे पैराशूट को स्लो डाउन कर देगी, एंड देन यू विल इजीली कम डाउन एंड लैंड ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वाटर रेजिस्टेंस के बारे में। अभी तक हमने बात किस किस चीज की कर ली? हमने बात की फ्रिक्शन के बारे में जो कि सॉलिड्स के दरमियान होती है, और हमने बात की एयर रेजिस्टेंस के बारे में जो कि एयर एक्ट करती है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब हम कह रहे हैं कि वाटर रेजिस्टेंस क्या होती है, क्योंकि लिक्विड्स में तो फ्रिक्शन नहीं होती, तो फिर लिक्विड्स क्या एक्सपीरियंस करते हैं? वाटर रेजिस्टेंस। आए पढ़ते हैं। अ फोर्स वेयर वाटर स्लोज ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज डाउन। वेरी सिंपल। अब यहाँ पर भी वही हो रहा है कि ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज स्लो डाउन हो रही है बाय कमिंग इनटू कांटेक्ट विद वाटर दिस टाइम। तो इन तीनों फोर्सेस का काम एक ही है कि क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स को स्लो डाउन कर देते हैं जब वो किसी चीज के साथ कांटेक्ट में आते हैं। फ्रिक्शन की सूरत में वो ऑब्जेक्ट जो है वो किसी सॉलिड के साथ इन कांटेक्ट आता है, एयर रेजिस्टेंस की सूरत में वो ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एयर के साथ इन कांटेक्ट में आता है, और वाटर रेजिस्टेंस में वो ऑब्जेक्ट वाटर के साथ इन कांटेक्ट आता है। तो इसी वजह से वाटर रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्लो डाउन कर जाए वाटर की वजह से, तो फिर हम कहते हैं कि उसमें वाटर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। इसकी क्या एग्जांपल वो हमें बता रहे हैं? वॉकिंग इन अ स्विमिंग पूल। अगर आपने कभी स्विमिंग पूल में चलने की कोशिश की हो तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत ज्यादा एफर्ट लगती है। क्यों? वो एफर्ट इसलिए लगती है क्योंकि आपको वाटर की रेजिस्टेंस को बीट करके उससे आगे बढ़ना होता है। तो वाटर में इसी वजह से किसी भी चीज को, इवन अगर आप अपना हाथ ही जोर से डालो और गुजारने की कोशिश करो, तो यू विल एक्सपीरियंस सम फोर्स टेलिंग यू टू stay back, right? It will be pushing you backwards, and that is exactly what water resistance is doing. Now that we discuss these three forces, हम बात करने लगे हैं अब क्वेश्चन एंड आंसर्स की। तो सबसे पहले सिंपल से ट्रू एंड फॉल्स कर लेते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर्स, ट्रू और फॉल्स। buoyancy is an upward pressure। सबसे पहले वो आपसे पूछ रहे हैं कि buoyancy क्या एक upward pressure होता है? Is it true or false? Think about it. Well, it's completely true, क्योंकि जी हाँ, buoyancy बिल्कुल अपवर्ड प्रेशर को ही कहते हैं। ये क्या है? ये वो वाली फोर्स है जो वाटर एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वजह से बॉडीज और ऑब्जेक्ट्स वाटर में फ्लोट करती हैं और वो अपवर्ड प्रेशर की वजह से ही फ्लोट करती हैं। आए अब हम आगे चलते हैं। इन द बी पार्ट, लेट्स सी व्हाट वी हैव टू रीड। अ स्मूथ सरफेस विल हैव मोर फ्रिक्शन देन अ रफ सरफेस। तो वहां पर वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर सरफेस स्मूथ होगी तो वो कम फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करेगी इन कंपैरिजन टू अ सरफेस दैट इज रफ। दिस इज कम्प्लीटली फॉल्स, क्योंकि हमने रिसेंटली डिस्कस किया है क्या कि रफ सर्फेसेस जो होती हैं वो ज्यादा फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करती हैं, उनके ऊपर फ्रिक्शन ज्यादा स्ट्रांगली एक्ट करती है, जबकि स्मूथ सर्फेसेस पे फ्रिक्शन इस तरह से एक्ट नहीं करती। जैसे कि हमने मार्बल ऑन द ग्लास की एग्जांपल ली थी कि जब आप मार्बल को ग्लास पे फेंकोगे तो आराम से जाएगा और स्मूथली जाएगा, उसके ऊपर उतनी ज्यादा फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगी। हाउएवर, अगर आप किसी बॉल को किसी रफ वुडन लॉग पे फेंकोगे तो क्या होगा? वो ज्यादा फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करेगा। सो दिस विल बी कम्प्लीटली फॉल्स। थर्ड पार्ट में वो कह रहे हैं फ्रिक्शन अकर्स विद ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर। कंप्लीटली इनकरेक्ट। व्हाई? इट इज इनकरेक्ट बिकॉज फ्रिक्शन सिर्फ किस पे एक्ट करती है? फ्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स पे एक्ट करती है, वो किसी और स्टेट ऑफ मैटर पे एक्ट नहीं करती। बाकियों के लिए हमने बात की है रेजिस्टेंस की, जो कि एयर और वाटर में डिफरेंट तरीके से एक्ट करती है, बट फ्रिक्शन इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू सॉलिड्स। सिर्फ जब दो सॉलिड्स एक दूसरे के साथ इन कॉन्टैक्ट आते हैं तो उनके दरमियान फ्रिक्शन पैदा होती है, उसके अलावा किसी और स्टेट ऑफ मैटर में फ्रिक्शन पैदा नहीं होती। और अगर होती भी है तो हमने उसको क्या नाम दे दिया है? हमने उसको रेजिस्टेंस का नाम दे दिया है। आगे पढ़ते हैं इन योर नोटबुक। अब क्योंकि हमने ये तीनों बातें डिस्कस कर ली और अब हमारा अगला यूनिट जो है
वो मशीन्स के बारे में और हम फोर्सेस के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, तो मैं चाह रही थी बिफोर वी मूव ऑन हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को एक दफा कर लें ताकि हम रिफ्लेक्ट कर सकें कि हमने इनके बारे में अभी तक क्या सीखा। आए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज फ्रिक्शन? गिव 2 एग्जांपल्स। क्या अभी भी इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है? आई रियली डोंट थिंक सो। तो फ्रिक्शन क्या होती है? जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ स्लाइड अलोंग करते हैं और उसकी वजह से वो स्लो डाउन हो जाते हैं या फिर वो स्टॉप कर जाते हैं, तो वो फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन causes the two objects to stop or slow down when they come into contact with one another. However, इसकी 2 एग्जाम्पल्स आप कोई सी भी दे सकते हो, जरूरी नहीं कि जो हमने डिस्कस की थी अभी रिसेंटली अबाउट डिफरेंट द बॉल फॉलिंग ऑन द ग्राउंड या फिर ऑफ योर ब्रेक पैड्स, आप उनको नहीं लेकर आओ। आप और भी एग्जाम्पल्स के बारे में सोच सकते हो, जैसे कि आपकी गाड़ी की ब्रेक्स जो होती हैं, आप यूजुअली अपने हर रोज की जिंदगी में इनको यूज करते हो, आपको हेल्प करती हैं अपनी लाइफ को कैरी ऑन करने में, है ना। तो उसी तरह आप बात कर सकते हो कि जो गाड़ी है उसको जब आप ब्रेक में दबाते हो तो गाड़ी हॉल्ट पे आ जाती है। दैट इज ऑल्सो फ्रिक्शन कमिंग इनटू प्ले। इसके अलावा जब आप स्लाइड लेते हो तो स्लाइड पे भी आप नीचे जाके क्यों रुक जाते हो? पहले आप स्लो डाउन करते हो फिर आप स्टॉप कर जाते हो। व्हाई? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन अगेन। तो इस तरह की कई एग्जांपल्स को आप मेंशन कर सकते हो और पहले से भी हमारे लेसन से सुन सकते हो कुछ एग्जांपल्स के बारे में। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज एयर रेजिस्टेंस? गिव 2 एग्जांपल्स। फिर से वही बात आ गई कि अब एयर रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है, जो कि हमने अभी अभी किया था। व्हाट इज एयर रेजिस्टेंस? एयर रेजिस्टेंस होती है व्हेन एयर कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन और स्टॉप व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद इट। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी? इसकी भी एग्जांपल हो सकती है एरोप्लेन जो फ्लाई कर रहा होता है तो वो आहिस्ता हो जाता है, उसको डिफिकल्टी होती है मूव करने में बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। उसके अलावा जो हमने बात की थी, पैराशूट जब नीचे आता है तो वो भी एयर रेजिस्टेंस को ही एक्सपीरियंस करता है। इस तरह से आप और भी कई एग्जांपल्स अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व करके एनालिसिस में लिख सकते हो। अच्छे से डेफिनेशन लिखो, फिर उसकी एग्जांपल लिखो एंड बी डन विद दिस एक्सरसाइज ऑन योर नोटबुक। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे एंड विल डिस्कस मोर अबाउट मशीन्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।